Good morning, ninth class. So today we are going to start with part 3 of chapter 2 from civics. What is democracy and why democracy? लास्ट क्लास में अगर थोड़ी सी चीज़ें रिमाइंड करूं तो मैंने आप लोगों को उसमें डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनेशन बताने के साथ साथ उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए थे पाकिस्तान के केस स्टडी को बताने के बाद। जैसे कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको परवेज मुशर्रफ ने ओवरथ्रू कर दिया था, अपनी पावर इस्टेब्लिश कर दी थी और सारी पावर एक सिंगल पर्सन के थ्रू यूज किए जाने लगी। उसने लीगल फ्रेमवर्क पास किया जिसके थ्रू जितने भी नेशनल असेंबलीज और स्टेट असेंबलीज थे उसको डिसमिस कर दिया, लोगों के पावर्स टेकन अवे कर लिए गए, गन पॉइंट पर वोट मांगने जाने लगा। मतलब अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री प्रूव करने के लिए उसने इलेक्शंस तो कराए, लेकिन यूज जो था वो इलेक्शन का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही डर्टी था। उसमें मैल प्रैक्टिसेस का यूज की गई थी, उसमें डर्टी ट्रिक्स के यूज किए गए थे, इसलिए उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। क्योंकि अब सिंपल डिफिनेशन क्या कहता था कि किसी भी कंट्री का जो रूलर होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल। अब उसने अपने आप को इलेक्ट कराने के लिए लोगों को गन पॉइंट पर रखकर रिफरेंडम कराया ताकि लोग पूरे कंट्री में ये बात करा सके कि नहीं, मैं तो आई एम द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बट by using dirty tricks, by using malpractices, by forcing the people to cast their vote on to a particular person, that is the undemocratic ना। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करने की नीड है। हम उसी को तो लगातार डिफरेंट केस स्टडी के थ्रू हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई वी नीड टू रीडिफाइन द डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी नीड टू रीडिफाइन द डेमोक्रेसी। पाकिस्तान का मैंने जब लास्ट क्लास में केस स्टडी बताया था, कम से कम आपको इतना तो पता चल गया ही होगा कि हम क्यों रिफॉर्म कर रहे हैं, क्यों रीडिफाइन कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। बस में आ रही है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन था उसका मिसयूज होने लगा। और फाइनल जब पाकिस्तान का केस स्टडी पढ़ा था तो उसमें हमने डिफिनेशन दिया था, एड ऑन क्या किया था फीचर, कि जो गवर्नमेंट होती है वो मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल एज वेल एज, उसके साथ साथ कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में रेस्ट होगा। बात समझ आ रही है ना। अब तक के पाकिस्तान में क्या था, इलेक्शन होता था, नेशनल असेंबली थी, स्टेट असेंबली थी, बट पावर जो था वो खाली परवेज मुशर्रफ यूज करता था, प्रेसिडेंट यूज करता था। इन लोगों को पावर तो बहुत लेस थी। इसका मतलब जो लोगों ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था उनके पास तो कोई पावर ही नहीं थी। दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। बस में आ रही है ना। क्वेश्चन अगर कभी आएगा व्हाट आर राइट आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। गॉट इट। तो डेमोक्रेसी का हमने जो लास्ट टाइम फीचर ऐड किया था वो क्या था कि फाइनल डिसीजन मस्ट बी रेस्ट इन दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बस में आ रही है ना। वो कौन से कैंडिडेट में पावर एग्जिस्ट होगा सारा, जो जिसको पीपल ने इलेक्ट किया है, ना कि वो खुद से अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके। उसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे चाइना का। चाइना में देखते हैं भाई क्या है, इसके थ्रू फिर से हम एक नया फीचर ऐड करेंगे। देखते हैं पहले केस पढ़ लेते हैं कि चाइना में क्या है। देखना दोस्तों, चाइना में क्या होता है कि वहाँ पर आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। यानी कि हमारी ही तरह हमारी कंट्री में भी कितने साल पर इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन पीएम के लिए। जो हमारे कंट्री में पीएम हेड होता है ना, रियल हेड, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि उसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। बस में आ रही है ना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पीपल नेवर पार्टिसिपेट डायरेक्टली। बस में आ रही है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट असेंबली दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द directly elected by the people. People cast their vote to the prime minister to elect the prime minister. बात समझ आ रही है ना। तो हमारी तरह हमारी कंट्री में 5 साल पर इलेक्शन होता है और चाइना में भी होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, डेमोक्रेसी लग रहा है कि इलेक्शन देखो, डेमोक्रेसी का पहला स्टेप क्या है, इलेक्शन। चलो भाई चाइना में इलेक्शन होता है और रेगुलर होता है हर 5 साल पे। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि भाई चलो 5 साल बाद कोई और आएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भाई पार्लियामेंट भी है, चाइनीज पार्लियामेंट। ऑब्वियसली जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पार्लियामेंट होता है ताकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों वहाँ पर जा कर के अपने लॉज मेक कर सकें। और वहाँ के चाइनीज़ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट को संसद कहते हैं ना, याद है ना आपको, संसद कहते हैं, यानी कि पार्लियामेंट कहते हैं सिंपल।
लेकिन चाइनीज़ पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चाइनीज़ पार्लियामेंट इज नोन एज व्हाट? तो आंसर क्या होगा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसको चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? च्वांगुओ रेनमिन या दाइबियाओ दाहुई। तो इस तरीके से चाइनीज़ नेम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर याद रखना आप लोग कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम भी बड़ा अटपटा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग तरीके की होगी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जैसा लिखा हुआ है क्वांगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई, तो आप इसको एक बारी देख सकते हैं, बट कंपलसरी क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस याद रखें। पेपर में अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि चाइनीज़ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो दैट इज। चलिए भाई, इलेक्शन होता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स होता है, पार्लियामेंट भी है। अब चाइनीज पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि जो चाइना का जो प्रेसिडेंट होगा, जो हेड ऑफ द कंट्री होगा, वो कौन इलेक्ट करेगा? उसे पार्लियामेंट इलेक्ट करेगा। यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, चलो डेमोक्रेसी है यहाँ पर। इसके पास इस पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं? 3000 मेंबर्स से चाइनीज़ पार्लियामेंट बना है। हु आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। ये जो 3000 मेंबर्स हैं वो पूरे चाइना से इलेक्ट होकर के आते हैं। चलो बहुत बढ़िया, यानी पूरे चाइना में इलेक्शन होता है। इन विच, इस 3000 में से सम आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। आर्मी क्यों वोट डालेंगे? पूरे पीपल वोट डालेंगे। चलो देखते हैं, अब आर्मी वोट डालेंगे तो आर्मी को ही तो जिताएंगे ना, ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी। पीपल तो कभी पर्सन को देखती है ना, ये तो नहीं देखती कौन मिलिट्री है कौन क्या है, पॉपुलैरिटी देखती है। लेकिन जो आर्मी होगा, आर्मी का तो मेंबर आर्मी को ही विन कराएगा। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इट हैज़ अ 3000 मेंबर इन विच सम आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, एवरी कैंडिडेट और अ पार्टी नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट। ओहो, बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ये गड़बड़ वाली बात हो गई चाइना में। यहाँ पे डेमोक्रेसी लग रहा है कि अब कंट्री डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। कैसे? अब देखो ना दोस्तों, बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, उन्हें नीड्स, किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या किसी पार्टी को, तो उन्हें अप्रूवल की जरूरत है। किसकी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। यानी कि इससे तो क्लियर बात होती है कि चाइना में एक सिंगल पार्टी है जिसका नाम क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बस में आ रही है ना? यानी कि एक ऐसी पार्टी चाइना में है जिससे जितने भी कैंडिडेट्स और पार्टी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी कि देयर आर नो चांस टू एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फ्रीली। इट मीन्स कि दे ऑल the person who are a citizen of China needs the approval of Chinese Communist Party, then can participate in the election. That is wrong thing. चलिए, तो पहला स्टेप तो पता चल गया कि चाइना क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि उसे चाइना एक सिंगल पार्टी है जिससे कि सबको अप्रूवल की नीड होती है। बस में अब तो बताओ ना, किसको अप्रूवल देगा ये? जो इसके पार्टी के थॉट्स पे बिलीव करता होगा उसी को ना, जो इस पार्टी में पूरी तरीके से अपनी लाइबिलिटी दिखाएगा उसी को तो देंगे ना। बस में कुंवर कहने का मतलब चमचा, ठीक है ना? तो इट मीन्स द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्स बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। बताओ ना, जब कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोग अप्रूवल लेकर के पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, तो किसके लिए जीतेंगे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही ना। तो फिर इन लोगों से पूछ क्यों रहे हैं? खुद ही पार्टी बना ले, खुद ही गवर्नमेंट बना ले, इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? जब लोगों के पास, इलेक्शन का मतलब होता है लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए कि चलो ये कैंडिडेट सही नहीं है, इसको दे दो, इसके कैंडिडेट नहीं है सही है, इसको दे दो, ये पार्टी सही नहीं है, दूसरे पार्टी को दे दो। यहाँ पर सिंगल पार्टी है और इसकी नीड्स की ज़रूरत है सबको। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ही ओनली अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन इन द चाइना। दैट इज़ रॉन्ग थिंग। तो ऑब्वियसली जब खाली एक ही पार्टी जब कंट्री में पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है जीतेगा कौन? वही ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि क्लास में किसको मॉनिटर बनाया जाए, टीचर ने कहा कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है ए नाम का, और भाई इसी को वोट डालना है। इलेक्शन होगा मॉनिटर बनाने के लिए, लेकिन खड़ा एक ही होगा इलेक्शन में, और वो भी ए नाम का पर्सन। अब बताओ ना, बच्चे भी क्या कहेंगे? सर मॉनिटर बनाना तो ऐसे ही बना दो, वोट क्यों करवा रहे हो? जब एक ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा तो बना दो, ऐसे ही मॉनिटर बनाना है तो चाइना की एक कंडीशन हो गई। यानी कि यहाँ पर देखो, चाइना में इलेक्शन भी हो रहा है, पार्लियामेंट भी है, ठीक है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट भी इलेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कंडीशन है कि इन्हें वहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन पार्टिसिपेट करना होता है तो वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी से पूछ करके
इट मीन्स कि देखो ना, ये गड़बड़ चीज़ है भाई। किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन हैव अ फेयर चांस टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। देयर नो नीड्स टू अप्रूवल फ्रॉम द एनीवन, एवरीवन हैव द फेयर चांस। बस ये रही है, लेकिन चाइना में कुछ नहीं था। उसी तरीके से आपका एक सेकंड केस है मैक्सिको की। मैक्सिको केस देखना दोस्तों, इसने अपनी इंडिपेंडेंसी कब पाई? 1930 में। इसके यहाँ के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वहाँ पे इलेक्शन होता है, लेकिन कितने साल पर? 6 सालों पर। चलो कहीं 5 ईयर्स होता है, कहीं 6 ईयर्स होता है। तो आफ्टर एवरी 6 ईयर इलेक्शन हेल्ड टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। आफ्टर मेनी ईयर्स, यानी कि 1930 आफ्टर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1930 के बाद के कई सालों तक एक ही पार्टी, जिसका नाम क्या था? PRI। इसका फुल फॉर्म क्या? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। बस में यार इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि PRI का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्शन वॉज ऑन, यानी कि एक ही पार्टी है जिसका नाम PRI है, इंडिपेंडेंसी के बाद अभी यहीं खाली जीती है। कोई और पार्टी जीत ही नहीं पाई। अदर पार्टीज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब देखो चाइना में क्या था, कोई भी पार्टी अलाउड नहीं होती थी जब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑथराइज ना करे, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन ये कभी नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी अदर पार्टी अपोजिशन पार्टीज जीत ही नहीं पाती थी। कौन सी पार्टी जीतती थी? PRI। अब भाई रीजन क्या है? खाली यहीं जीत रही है। तो PRI यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। ओहो, ये बात थी, तभी तो नहीं जीत पाते थे दूसरे वाले। तो देखो ना, डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं कौन? PRI। अब कौन से डर्टी ट्रिक यूज कर रहे हैं? अब देखो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले, हैड टू अटेंड द पार्टी मीटिंग। ये क्यों पार्टी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं भाई? यानी कि कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता होगा, भाई आप लोग आओ पार्टी मीटिंग अटेंड करो। अब पार्टी मीटिंग में क्या होगा? पार्टी वाले बोलेंगे हमारे फेवर में इलेक्शन करवाओ, वोट दिलवाओ। अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने घर पर जाएंगे, लोगों से बोलेंगे कि नहीं हमारा इसे ही वोट डालना है। तो ये गड़बड़ चीज़ है। गवर्नमेंट स्कूल्स टीचर्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। ये गवर्नमेंट के स्कूल जितने भी टीचर्स हैं उनको भी फोर्स किया जाता है, पेरेंट्स जाकर बोलो कि PRI को वोट डालेंगे, नहीं तो उनको बच्चे फेल कर दिए जाएंगे। बट पेरेंट्स डर जाते थे, वोट इन्हीं को डालते थे। पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड इन लास्ट मिनट। ये लोग इलेक्शन हो जाता था, जैसे इलेक्शन होता था तो ये लोग पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर लेते थे। पहले पेपर डाल करके इलेक्शन होता था, तो क्या करते थे ना, पोलिंग बूथ को चुरा ले जाते थे और उसमें खाली अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स का नाम डाल देते थे, जैसे कि खाली इन्हीं कैंडिडेट जीतते थे। PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी, उनके पास पैसा ज़्यादा था तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा यूज करते थे। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर इलेक्शन इस तरीके से होगा, देखो पहला कंडीशन क्या था कि ऑल द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसका मिसयूज हुआ, तो एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ क्या? तो फाइनल डिसीजन मस्ट बी रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसका और भी चीज़ों का मिसयूज हुआ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का। तो लोगों ने क्या कहा, इलेक्शन तो होगा लेकिन क्योंकि देखो परवेज मुशर्रफ ने डर्टी ट्रिक्स का यूज़ किया था, मैल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया था, इसीलिए उसको फिर से उसमें चेंजेस करने के लिए एक नया फीचर डेमोक्रेसी में ऐड हुआ। उसको क्या कहा जाने लगा कि देखो मैंने इसीलिए लिखा, सो अनदर फीचर्स ऐड अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बस में यार देखना, तीसरा फीचर कौन सा डेमोक्रेसी का? पहला कौन सा था? सिंपल डेफिनेशन, इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा क्या था? फाइनल डिसीजन वाला। और तीसरा क्या हो गया? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कैसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होगा? कि जो पावर में अभी हैं करेंटली, उनके पास फेयर चांस हो लूज होने का, हारने का। अगर वो काम नहीं कर रही है तो हार जाओ भाई, तुम्हें हारना होगा। अब चाइना में थोड़ी ना कि भाई एक ही पार्टी है, हारने का कोई चांस ही नहीं है। बस में यानी लोग पास एक ही चांस है, वोट डालना है। नहीं डालोगे तो भी वही जीतेगा, डालोगे तो भी वही जीतेगा। एक भी वोट को डाल देगा तो वही जीतेगा। ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ ना। PRI मैक्सिको में ये खाली डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर को फोर्स कर, भाई तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, तुम्हारे बच्चों को फेल कर देंगे। ऐसे डर्टी ट्रिक्स यूज करके वो अपने आप को मैनेज करते थे जीतने के लिए। इसलिए कहा गया कि भाई इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो एक नया फीचर आपको मैंने आज बताया चाइना और मैक्सिको के थ्रू केस स्टडी पढ़ के, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। सो एनफ फॉर टुडे एंड लेट्स सी टुमारो विद पार्ट 4। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।